नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर रिस्की क्राइम न्यूज पर। यहाँ पर मैं आपके लिए रोजाना क्राइम से जुड़ी कहानियां लाता हूँ। कुछ कहानियां मिस्ट्री होती हैं, तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो काफी अरसे बाद ही सही लेकिन आखिरकार सॉल्व हो ही जाती हैं। इन कहानियों को सुनकर अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे क्राइम को जानकर उनका मन गुस्से से भर जाता है। लेकिन आज की जो कहानी है उसे बताना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका इस कहानी को जानना है, उतना ही जरूरी है मेरा आपको यह बताना कि अगर नाइंसाफी देखकर आपका दिल दुखता है, किसी का दर्द जानकर आप भी तड़प उठते हैं, तो इस कहानी को आगे ना सुने। क्योंकि आज की इस कहानी में ना सिर्फ नाइंसाफी है, दुख दर्द है, बल्कि हैवानियत की एक नई हद है। हमने बीते कुछ सालों में कई तरह के केस सुने और देखे जहां आरोपियों ने अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियों के साथ क्या कुछ किया। निर्भया केस रहा हो या फिर हाल फिलहाल का कोलकाता का डॉक्टर केस, ये ऐसे कुछ महामाले रहे जो लोगों को सड़कों पर ले आए। लोग इस तरह की दरिंदगी पर हैरान थे, तो पीड़िता के लिए उस दर्द को महसूस कर पा रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट से, सरकारों से नाराज थे। आज की जो कहानी है वह और ज्यादा हैवानियत से भरी है। कैसे एक 17 साल की लड़की की जिंदगी कुछ लड़कों ने 44 दिन के अंदर नर्क बना दी। कैसे एक जिंदा लड़की को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। कैसे उसे खाने की जगह कॉकरोच दिए गए, पीने के लिए पानी नहीं शराब दी गई। उसकी जिंदगी इतनी बदतर कर दी कि वह मार दिए जाने की भीख मांगने लगी थी। इतना कुछ एक 17 साल की बच्ची के साथ किया गया था। क्या थी ये कहानी और कौन थी वह बच्ची? चलिए आपको बताता हूँ। जापान का सायतामा, 18 जनवरी 1971 को फुरता परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है और उसका नाम रखा जाता है। जंको फुरता परिवार मिडिल क्लास था, मेहनत कर रोजी रोटी कमाता था। जन को भी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, खूब मेहनती थी। परिवार रहे हो या फिर दोस्त, सभी लोग झंको से खूब प्यार करते थे। झंको के 2 भाई भी थे, एक छोटा था और एक बड़ा। वही बड़ी होती। झंको दिखने में भी बेहद खूबसूरत दिखने लगी थी और अपनी खूबसूरती और पढ़ाई में अच्छा होने के कारण वह अपने स्कूल में भी काफी पॉपुलर थी। झंको हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी जब उसे सूझा कि उसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए। दरअसल वह स्कूल कंप्लीट करने के बाद एक ट्रिप पर जाना चाहती थी और इसके ही खर्च के लिए और अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसने यह नौकरी शुरू की थी। जंग को हमेशा से एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन एक शाम में जंको से जैसे सब कुछ छीन लिया गया। न सिर्फ उसकी यह ट्रिप, यह जॉब, बल्कि उसके सपने और उसकी जिंदगी भी। साल था 1988 तारीख, 25 नवंबर रात के कुछ 8 या 8 बजे थे। अपनी क्लासेस के बाद अपनी जॉब पर गई थी और वहां से घर लौट रही थी। कहने को सतामा सेफ शहर था, लेकिन हाल फिलहाल में शहर के अंदर क्राइम रेट बढ़ा हुआ था। एक गैंग भी एक्टिव थी जिसके गुंडे अक्सर कई तरह के क्राइम्स कमिट कर रहे थे। जंको जिस सड़क से अपने घर लौट रही थी, उसी सड़क पर 16 से 17 साल के 2 लड़के भी घूम रहे थे, शिंजी मिनाटो और मियानो हिरोशी। इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि ये 2 लड़के कौन थे। दरअसल ये दोनों ही लड़के जंको के स्कूल में पढ़ते थे। जाहिर तौर पर ये लोग जंको को जानते भी थे। अब कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों ने स्कूल छोड़ दिया था और छोटे मोटे क्राइम करने लगे थे। मियानो तो अपने ग्रुप का रिंग लीडर हुआ करता था। बचपन से ही उसका बिहेवियर बहुत वायलेंट था। वह स्कूल में अपने साथ के बच्चों से लड़ता था, तो कभी स्कूल में तोड़फोड़ करता था। घर वालों के साथ भी उसका बर्ताव बहुत हिंसक था। अपने इसी बिहेवियर के कारण मियानो एक जापानीज गैंग के साथ जुड़ गया था। इस गैंग का नाम था याकुजा। उस वक्त की बहुत खतरनाक गैंग मानी जाती थी। इस गैंग के गुंडे न सिर्फ सायतामा बल्कि कई शहरों में अपना आतंक फैला रहे थे। तो जैसे ही मियानो ने यह गैंग ज्वाइन की, वह इस गैंग के लिए क्राइम करने लगा और इसके लिए काम करने लगा। कुछ ही समय में मियानो बलात्कार जैसे सेक्स क्राइम भी करने लगा था। 16 से 17 साल के बच्चे जब खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और अपने शौक पर ध्यान लगाते थे, वहीं मियानो लड़कियों को ढूंढकर उन्हें अपना शिकार बनाया करता था। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मियानो या फिर शायद मीना तो जंको को पसंद करता था। इनमें से कोई एक शख्स जंको को प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन जंको ने उन्हें मना कर दिया था। इस बात का गुस्सा दोनों के अंदर था। हालांकि कुछ लोकल रिपोर्ट्स यह लिखती हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, यानी प्यार और पसंद किए जाने वाला कोई एंगल नहीं था और जंको को अकेला देखकर बस यूं ही इन दोनों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने का सोचा था। तो अब कहानी पर लौटते हैं। 25 नवंबर की रात 8:30 पर करीब जंको अपनी साइकिल से घर लौट रही थी। सड़क पर घूम रहे मियानो और मिनातो की नजर उस पर पड़ी और तुरंत मियानो ने प्लान बनाया कि मिनातो तेजी से आएगा और जंको को धक्का देगा। जंको गिर जाएगी और फिर मियानो उसे बचाने के लिए आएगा।
हुआ भी कुछ ऐसा ही। मियानो ने झंको को धक्का दिया। वह गिरी, मियानो उसके पास आया और नाटक किया जैसे यह सब कुछ उसका प्लान ही नहीं था। इसके बाद मियानो ने झंको से कहा कि क्या वह कुछ देर उसके वॉक कर सकती है, तो झंको इसके लिए मान गई और दोनों के बीच बातें शुरू हुई। उसने झंको को विश्वास दिलाया और उसे दूसरे रास्ते से घर चलने को कहा। रास्ता बदलते ही मियानो झंको को एक खाली घर में ले गया और उसका रेप किया। इतना ही नहीं, झंको के साथ यह सब करने के बाद उसने उसे वहां लॉक कर दिया। इस घिनौने काम को करने के बाद मियानो अपने दोस्तों के पास लौटा। इन दोस्तों में मिनातो भी था और भी 3 दोस्त थे। मियानो ने अपनी करतूत के बारे में बड़ी शान से अपने इन दोस्तों को बताया। इन चारों में से किसी ने उसे कुछ कहना तो दूर, बल्कि एक ऐसा प्लान बनाया जिसके कारण अगले 40 दिन जंको के लिए नर्क से भी बदतर हो गए। इन्होंने मियानो से कहा कि जंको को घर नहीं जाने देते हैं और वह भी उसके साथ रेप करेंगे। सुबह के करीब 9 बज रहे थे। जंको किसी भी तरह बस घर जाना चाहती थी, लेकिन यह चारों उसे मिनातो के घर ले आए। जंको को धमकी दी कि अगर उसने मिनातो के घर वालों के सामने कुछ भी ऐसा वैसा किया या कहा तो वह उसके घर वालों को मार डालेंगे। ये चारों उसे मिनातो के घर ले गए और उसके घर वालों से कहा कि जंको मिनातो की गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ झंकर वाले बेटी के लिए परेशान हो रहे थे। उसे ढूंढना शुरू किया गया, लेकिन किसी ने जंको को देखा ही नहीं था। आखिरी बार उसे उसकी काम की जगह से निकलते हुए देखा गया था, लेकिन इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा था। आखिरकार 27 नवंबर को जंको फ्रुता के माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचे और बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। जैसे ही यह खबर उन लड़कों तक पहुंची, उन्होंने जंको को धमकी दी कि अपने घर वालों को फोन करें और कहे कि वह अपनी मर्जी से घर से भागी है और अपने किसी दोस्त के साथ रह रही है। अपने परिवार की जान के लिए डरी हुई जंको ने वैसा ही किया और एक नहीं 2-3 बार घर वालों को फोन किया। उसने कहा कि वह खतरे में नहीं है, बिल्कुल सेफ है। घर वालों को मजबूरन यह मानना पड़ा। इसके बाद जंको के साथ रेप का सिलसिला शुरू हुआ। ये चारों लड़के तो उसके साथ घिनौनी हरकतें करते ही थे, बल्कि कुछ दिन बाद तो इन लड़कों ने बाकी लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया था। जल्द ही मिनातों के घर वाले भी जान गए थे कि उनका बेटा जंको को घर क्यों लेकर आया है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि अगर वह कुछ भी कहेंगे या उस लड़की को बचाने की कोशिश करेंगे तो मिनातो उन्हें जान से मार डालेगा। तो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अगर आप अब तक इस कहानी को सुनते आए हैं तो मैं कहूंगी कि आगे तभी सुने जब आपका दिल मजबूत हो यह सब कुछ सुनने के लिए, क्योंकि झंकर बनने वाली थी तारीख आई 30 नवंबर। अब यह चारों लड़के ना सिर्फ झंकर कर रहे थे बल्कि उसे टॉर्चर करने लगे थे। झंको जैसे उसके लिए खिलौना बन गई थी। वह कभी उसे बगैर कपड़ों के घंटों तक नाचने के लिए कहते तो कभी बगैर कपड़ों या कम कपड़ों में उसे बालकनी या छत पर सोने के लिए कहते। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह लड़के अपने यार दोस्तों को बुलाते थे और वह लोग झंकों का रेप करते थे। इनमें से शायद कभी किसी को झंकों पर दया नहीं आई। किसी ने नहीं सोचा कि वह 17 साल की एक मासूम है और उसके साथ जो हो रहा है वह बेहद गलत है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस दौरान कुल 400 बार झंकों का रेप किया गया था। 100 से ज्यादा लोगों ने उसके साथ यह घिनौनी हरकत की थी। शुरू में ये चारों लड़के जंको को खाने पीने के लिए खाने की चीजें दिया करते थे, लेकिन बाद में वह कभी उसे कॉकरोच देते तो कुछ और गंदी चीज उसे खाने के लिए कहते, उसे शराब पीने के लिए कहते, उसके हाथ पैरों को सिगरेट से जलाते और उससे सेक्सुअली गंदे गंदे काम करवाते। यह लोग जबरदस्ती जंको को एक साथ 4-5 सिगरेट पीने के लिए कहते और उसे जबरदस्ती शराब और दूध पिलाते। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक बताती हैं कि इन लोगों ने ना जाने कितनी चीजें जंको के प्राइवेट पार्ट में डाली थी, जिस कारण उसे भयानक इन्फेक्शन तक होने लगे थे। इन्फेक्शन इस कदर हो गया था कि वह कहीं भी पेशाब कर देती थी। उसका ब्लैडर उसके कंट्रोल में नहीं था। कहा जाता है कि इस बीच जंको ने कुल 2 बार पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार वह नाकाम हो गई और बदकिस्मती से इसका पता उन लड़कों को लग गया था। इसके बाद अगली सोमवार जंको को बुरी तरह से इन लड़कों ने मारा भी था। एक बार तो इतनी पिटाई कर दी थी कि वह कई दिनों तक लेटकर वॉशरूम जाया करती थी। इस दौरान जंको के शरीर के अंदर रल्स प्रोटीन्स की इतनी कमी होने लगी थी कि उसका दिमाग तक सिकुड़ने लगा था। शरीर पर भयानक चोटों के निशान, उन पर बस प्राइवेट पार्ट में इस कदर का इन्फेक्शन, और अपनी उस जिंदगी से जंको इतना दुखी हो चुकी थी कि अक्सर उन लड़कों से कहती थी कि उसे मार ही दें, जान से मार दें, ताकि एक ही बार में उसका सारा दर्द खत्म हो जाए और वह लड़के भी शांत हो जाए। लेकिन 17 साल की इस मासूम की जिंदगी इतनी भी अच्छी नहीं थी, ना ही वह इतने दयालु थे, और शायद भगवान को भी उसे देखकर दया नहीं आ रही थी। इन लड़कों ने उसके भीख मांगने के बावजूद ना तो उसे मारा
और ना ही कभी आजाद किया। हालात ये हो चुके थे कि जंको का शरीर अब सड़ने लगा था और उसमें से बदबू आने लगी थी। उसके साथ इतनी बदसलूकी हुई थी कि वह ना तो चल पाती थी और ना ही बोल पाती थी। अकेले ही उस कमरे में पड़ी रहती थी। उसका शरीर इतना खराब हो गया था कि इन लड़कों को अब उसे छूना तक पसंद नहीं था। और यही कारण रहा कि जंको को कैद में रखने के बावजूद उन्होंने शहर से एक लड़की का गैंग रेप किया। हालांकि उसे बाद में छोड़ दिया, जबकि जंको अपनी जिंदगी से किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ चुकी थी। वह सिर्फ मौत के इंतजार में थी। एक वक्त पर बेहद खूबसूरत रही। जंको अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गई थी और शायद शीशे में खुद को पहचान भी नहीं पाती थी। जंको हर पल अपने परिवार को याद करती थी और हर उस पल को कोसती रही होगी जब उस रात उसकी मियानों से मिली थी। लेकिन 1.5 महीने का यह टॉर्चर एक दिन बढ़ा और एक दिन हमेशा के लिए खत्म भी हो गया। तारीख थी 4 जनवरी, नया साल शुरू हो चुका था और यह साल शायद जंको पर दया ही करने आया था। लेकिन अपने तरीके से तो 4 जनवरी की शाम मियानो किसी गेम में हार गया था। इस हार से वह इतना नाराज हुआ कि उसने इसका सारा गुस्सा जंको पर निकाला। मोमबत्ती जलाकर उसकी गर्म वैक्स जंको के शरीर पर डाली, उसे लोहे की रोड से पीटा। जंको के शरीर के अंदर जान बची ही नहीं थी कि वह कुछ भी सहन कर पाती। थोड़ी ही देर में वह बेहोश हो गई, लेकिन इसके बावजूद मियानो और उसके दोस्त नहीं रुके। उन्होंने उसे लातों से मारा, रोड से डंडों से मारा और थोड़ी ही देर में जंको की मौत हो गई। हैरानी की बात थी कि जंको को इतनी बुरी तरह से पीटने वाले, टॉर्चर करने वाले लड़के यह देखकर हैरान थे कि उसकी मौत हो गई है। उन्हें जब पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने उसकी लाश को प्लास्टिक में पैक किया और उसे एक ट्रेवलिंग बैग में टोसाई के एक ड्रम में उसकी लाश को डाल दिया और ऊपर से खूब सारा सीमेंट उस पर भर दिया। जंको की लाश को ठिकाने लगाने के बाद यह चारों लड़के आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। यह चारों शायद कभी पकड़े भी नहीं जाते, लेकिन अपनी करतूतों से मजबूर इन लड़कों ने एक बार फिर एक लड़की को अगवा कर उसका रेप किया और इसी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन लड़कों की क्राइम की लिस्ट इतनी लंबी थी कि मीना को लगा कि उन्हें जंको की ही हत्या के आरोप में अरेस्ट किया गया है और उसने पूछताछ के दौरान जंको के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस कंफ्यूज थी कि यह किस लड़की की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होता चला गया। आखिरकार मार्च में जंको की लाश बरामद की गई और उसके परिवार को बताया गया कि उनकी बेटी अपनी मर्जी से नहीं भागी थी, बल्कि 40 दिन किस नरक में जी रही थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जंको के परिवार को जब यह सब कुछ पता चला तो उसकी मां को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। वह दिमागी तौर पर इतना परेशान रही, डिप्रेशन में चली गई कि उन्हें लंबे टाइम तक अपना इलाज कराना पड़ा था। यहाँ दुख की बात यह भी थी कि एक मासूम की जिंदगी और उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने वाले इन दरिंदों को सजा के नाम पर बहुत ही कम जेल में वक्त बिताना पड़ा, क्योंकि इन सब की उम्र 18 साल से कम थी। यानी यह चारों जुवेनाइल थे, इसलिए शुरुआत में तो इनकी पहचान तक छिपाई गई। लेकिन इस केस के बारे में जानने के बाद एक मैगजीन ने इन चारों की पहचान खुलेआम बताई थी। मैगजीन की तरफ से कहा गया था कि इन दरिंदों के नाम लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि इनका अपराध इनकी उम्र से कई से गुना बड़ा है। हिरोशी मियानो को 10 साल की सजा हुई थी और बाकी 3 आरोपियों को 8 साल तक की सजा मिली थी। यह सजा बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त कानून ही यही था। जब को फ्रुता का परिवार इससे बहुत निराश हुआ और पूरा जापान भी इससे निराश हुआ, लेकिन इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। इस केस के सामने आने के बाद और आरोपियों को सजा मिलने के कुछ टाइम बाद एक और हैरानी वाली घटना हुई थी। दरअसल जंको के आरोपियों में से एक ओगोरा की मां ने एक बार जंको फ्रुता की कब्र को तोड़ने की, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगोरा की मां का मानना था कि जंको के कारण उनके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा जब दूसरी बार भी हुआ तो जंको की लाश को कहीं और दफनाना पड़ा। आज उसकी कब्र कहां है, यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। जंको के चारों अपराधी भी आज जिंदा है। अपनी सजा पूरी करने के बाद से यह चारों नाम बदलकर जापान में ही कहीं ना कहीं रह रहे हैं। बताया जाता है कि इनमें से 2 लोग तो एक बार फिर किसी क्राइम के कारण सलाखों के पीछे पहुंच गए थे। जंको के साथ जो कुछ हुआ उसे विश्व युद्ध के बाद का इतिहास का सबसे हैवानियत भरा क्राइम जापान में कहा जाता है। तो यह थी जंको फ्रुता की कहानी। मैंने कई केस कवर किए हैं, क्राइम केस पढ़े हैं, सीडीज देखी हैं, लेकिन यह केस ऐसा रहा जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत देर तक समझ नहीं आ रहा था कि क्या इस कहानी को बताना चाहिए, क्या ऐसी कहानियों को दुनिया के सामने लाना चाहिए जिसे जानकर लोगों को सिर्फ दुख और अफसोस हो। लेकिन ऐसी कहानियों का बाहर आना कई बार जरूरी होता है, इसलिए नहीं कि दुनिया में किस तरह हैवानियत की कोई हद नहीं रह गई है, बल्कि इसलिए ताकि लोग ऐसी पीड़िता को और उनके परिवारों को ना भूलें।
ऐसे लोगों को याद रखा जाना बहुत जरूरी है। इन लोगों की कहानी याद रखी जानी बहुत जरूरी है और इसीलिए इनकी कहानी कही जानी और बताई जानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपसे विदा चाहते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें।